छात्रों, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा, स्प्रिंग को हम इस तरह से दबाएं, इस तरह से दबाते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आता है। ठीक इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से खींचते हैं, छोड़ेंगे तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आता है। ऐसा किस वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हमने स्प्रिंग पर इस तरह से बल लगाया, बाहर की तरफ बल लगाया, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ेंगे, ये स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। किसी वस्तु का वह गुण, वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी लंबाई, आकार या आयतन में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, प्रत्यास्थता कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, रबड़ के तार को खींचेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे वो अपनी पूर्व अवस्था में आएगा, ड्यू टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। इलास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडीज एंड रिजिड बॉडीज। इलास्टिक बॉडीज जो होती हैं, वे वस्तुएं जिन पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो डिफॉर्म तो हो जाएंगी, विकृत हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही हम बल हटाएंगे वो अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयत्न करेंगी। जो वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में आने का पूरी तरह से आ जाती हैं, आने का प्रयत्न करती हैं, आ जाती हैं, वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज कहलाती हैं। लेकिन कोई भी वस्तु परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को परफेक्टली इलास्टिक माना गया है। इसी तरह से प्लास्टिक बॉडीज, इनको इनइलास्टिक बॉडीज भी कहते हैं, अप्रत्यास्थ वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म हो जाएंगी, लेकिन अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। जैसे गीली मिट्टी है, क्ले है, बच्चों का आपने देखा क्ले होता है, क्ले को आप उस पर फोर्स लगाएं, जैसे ये क्ले का पीस है, आपने फोर्स लगाया उस पर, तो इस तरह से यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये अपनी, इसमें क्या हुआ, डिफॉर्मेशन आ गया, लेकिन ये अपनी पूर्व अवस्था को अटेन करने का प्रयत्न अटेन नहीं करेगा। तो ये ऐसी जो बॉडी होगी, इसे इनइलास्टिक बॉडीज या प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। रिजिड बॉडीज जो होती है, दृढ़ पिंड जिनको कहते हैं, दृढ़ पिंड जो रिजिड बॉडी होती है, इन पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मिंग नहीं होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है परफेक्टली रिजिड बॉडीज के लिए है, लेकिन कोई भी वस्तु पूर्णतः दृढ़ नहीं होती है। जैसे स्टील है, स्टील को हम पूर्ण दृढ़, स्टील का कोई पीस ले लिया हमने, मान लिया, वो कहते हैं हम उसको रिजिड बॉडी है, लेकिन एक फोर्स अगर अप्लाई करेंगे एक स्थिति के बाद, वो भी डिफॉर्म हो जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली रिजिड बॉडीज एक बहुत ही आइडियल कंडीशन है। अब हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो इलास्टिसिटी है वो आखिर
किस कारण से उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो भी पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने, परमाणु से अणु, परमाणु में एक धनावेशित नाभिक और उसके चारों विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो कि ऋणावेशित है। इसका अर्थ यह है कि अणु में धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। जब दो अणु, मान लीजिए एक अणु A है और दूसरा B है, ये अणु एक दूसरे के पास आते हैं तो धनावेश होगा। इनके अंदर जो धनावेश है उसके बीच में A अणु के धनावेश और B अणु के धनावेश में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। इसी तरह से A अणु और B अणु के ऋणावेश के बीच में जो नेगेटिव चार्ज है उसके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो आप देख रहे हैं दो रिपल्सन के फोर्स हो। ठीक इसी तरह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके A अणु का पॉजिटिव चार्ज B अणु के नेगेटिव चार्ज को, इसको क्या करें, अणु जब पास में आएंगे तो एक दूसरे को एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे को अटैक करने लगेंगे। इसी तरह से B अणु का नेगेटिव चार्ज A अणु के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो आपने देखा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दो रिपल्सन के हैं और दो अट्रैक्शन के हैं। तो अणु जब पास आते हैं तो क्या होता है कि जो सामान्यतः तो अणु इतनी दूरी पर रहते हैं कि ये जो दो प्रतिकर्षण हैं और दो आकर्षण बल हैं, इनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्ट होता है, वो परिणामी बल शून्य होता है और वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहलाती है। अगर हम अणुओं के बीच की दूरी बदलेंगे तो ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा और इनका जो रिजल्टेंट है कभी अट्रैक्शन का हो जाएगा, कभी रिपल्सन का हो जाएगा। जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन का हो जाएगा। अब अणुओं के बीच की दूरी बदलने पर, यदि अणुओं के बीच की दूरी बदलती है तो उनके मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो किस प्रकार चेंज होता है, इसके लिए फोर्स डिस्टेंस कर्व खींचा जा सकता है। और फोर्स डिस्टेंस कर्व को अगर हम देखेंगे, ये F ऊपर की दिशा में रिपल्सन, इधर अट्रैक्शन और इधर जो है डिस्टेंस इंक्रीज, यानी एक्स अक्ष की डायरेक्शन, जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है उसमें हम अणुओं के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। मान लिया एक अणु की स्थिति मूल बिंदु O पर है और दूसरा अणु इसके पास आ रहा है, तो इनके बीच में जो ग्राफ निकलेगा, ग्राफ खींचा जाएगा, वो इस तरह से आएगा। मान लिया एक अणु मूल बिंदु O पर है, दूसरा अणु स्थिति A में है। अब जैसे जैसे ये पास आ रहा है, अणुओं के बीच की दूरी घट रही है, तो इनके मध्य जो रिजल्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कुल जो अंतराणु बल है, वो अट्रैक्टिव इन नेचर, आकर्षण बढ़ता जा रहा है। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं आकर्षण बढ़ता है, तो ये C बिंदु तक आकर्षण बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अणुओं के मध्य जो रिजल्टेंट दो रिपल्सन के फोर्स और दो अट्रैक्शन की जो कुल टोटल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होता था वो अट्रैक्शन का होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। C बिंदु पर रिजल्टेंट जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स है वो अट्रैक्शन का हो जाएगा। अणुओं के बीच की दूरी और अगर हम कम करते हैं तो ये अट्रैक्शन धीरे धीरे जो चारों बलों का जो परिणामी होगा वो इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगा। मतलब
प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। दोनों प्रतिकर्षण बल यानी रिजल्टेंट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो शून्य हो जाएगा। आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। यह जो दूरी है ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहलाती है। सामान्यतः अणु इसी दूरी पर रहते हैं। यह साम्यावस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अणुओं के बीच की दूरी और अगर हमने कर दी तो उनके मध्य जो है रिपल्सन का फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ई बिंदु पर जो देख रहे हैं ग्राफ का जो ई बिंदु है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि अणुओं के मध्य जो है रिपल्सन मैक्सिमम है। मैक्सिमम रिपल्सन को दर्शा रहा है, रिपल्सन फोर्स को। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यदि अणुओं के बीच की दूरी r0 से कम है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम है, तो इनके मध्य जो है रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है, लगता है। जो टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है रिपल्सन का हो जाता है। यदि r का मान r0 से ज्यादा है तो इनके मध्य जो है अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तभी आपने देखा होगा, जैसे हमने मान लिया ये कोई छड़ है, हमने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या होगा, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ी, लंबाई के अनुदेश हमने बल लगाया, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ी, तो इनके बीच में जो फोर्स, क्योंकि r का मान r0 से ज्यादा हो जाएगा तो इनके बीच जो लगेगा बल वो कैसा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। जैसे ही हम इस तरह से जो बल लग रहा है उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो ये उसी बल के अंतर्गत, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसके अंतर्गत ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा। ठीक इसी तरह से हमने इस पर इस तरह से बल लगाया, अंदर की तरफ बल लगाया, तो अणुओं के बीच की दूरी साम्य दूरी से जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उससे कम हुई, तो इनके बीच में कौन सा बल लगने लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगने लगेगा। रिपल्सन किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, अणु बाहर की तरफ बल लगाएंगे तो उसी बल के अंतर्गत जो छड़ होगी वो अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयत्न करेगी। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी, वो इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। धन्यवाद।